Hello everyone, welcome to Maths for Sure. Now in this lecture we'll do algebra of statement. So let's understand few laws. Okay, the first one is idempotent law. अब idempotent law में क्या होता है? See here, P conjunction P, it will be equivalent to P, whereas in disjunction C, P disjunction P again it is equivalent to P. So this is nothing but idempotent law. तो हम लोग देख रहे हैं idempotent law in conjunction and for disjunction. So in conjunction P answer is P, whereas in disjunction also it is P disjunction P, answer is equals to P only. Okay, now let's move for the next law, that is commutative law. अब commutative law क्या होता है? देखिए यहाँ पे P disjunction Q है, तो यहाँ पे हमें लिखना है Q disjunction P. तो आप देख रहे हो कि जो P है फर्स्ट पोजीशन पे, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे Q है, जो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे Q था वो अभी यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे P है. सो हम लोग ने P और Q को इंटरचेंज किया और क्या लिखा? QP लिखा. जो PQ था तो हम लोग ने यहाँ पे QP लिखा. डिसजंक्शन का डिसजंक्शन ही है. वैसे ही कंजंक्शन में देखिए यहाँ पे P कंजंक्शन Q है तो PQ है तो हमें QP लिखना है. कंजंक्शन का कंजंक्शन ही रहेगा. तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ कैसे है कंजंक्शन के लिए? P कंजंक्शन Q इट इज इक्विवेलेंट टू Q कंजंक्शन P. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लॉ, दैट इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? देखिए P कंजंक्शन इन अ ब्रैकेट Q कंजंक्शन R. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, विल राइट दिस P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R ये लिखेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या था? लास्ट टू टर्म्स के लिए ब्रैकेट था ना, अभी हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स के लिए ब्रैकेट डाल रहे हैं. इज इट क्लियर? दैट इज इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R. सो एसोसिएटिव इज नथिंग बट जो लास्ट दो टर्म्स के लिए ब्रैकेट था वही अभी फर्स्ट टू टर्म्स के लिए ब्रैकेट आ रहा है. तो ये था कंजंक्शन में. अब डिसजंक्शन में भी सेम ही है. देखिए P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R. तो यहाँ पे जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म के लिए जो लास्ट टू टर्म्स के लिए ब्रैकेट था तो अभी यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स के लिए अगेन इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R. इज इट क्लियर? नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? देखिए P कंजंक्शन इन अ ब्रैकेट Q disjunction R which is equivalent to. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस वर्ड इटसेल्फ सेज दैट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो P कंजंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा Q के साथ, तो वो बनेगा P कंजंक्शन Q. तो इसे हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे. वैसे ही P कंजंक्शन Q हमें R के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो इट विल बी P कंजंक्शन R. अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट P डिसजंक्शन इन अ ब्रैकेट Q कंजंक्शन R. सेम थिंग, ब्रैकेट के बाहर क्या है? P डिसजंक्शन. और कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव. तो हमें ये P डिसजंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है Q के साथ भी और R के साथ भी. तो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कैसे बनेगा? P disjunction Q will be the first bracket, then this conjunction will be as it is. वैसे ही P disjunction ये distribute होगा R के साथ, so the next bracket will be P disjunction R. Is it clear? So this was the distributive law. Distributive law says that जो भी bracket के बाहर टर्म है उसे distribute करना होता है. Whereas associative law में क्या किया? जो bracket लास्ट दो टर्म्स के लिए थे वही हम लोग ने फर्स्ट टू टर्म्स के लिए डाल दिए. Is it clear? Commutative law में क्या किया हम लोग ने जो PQ था उसे QP लिखा, उल्टा किया. बट साइन देखिए वैसे के वैसे ही, यानी डिसजंक्शन का डिसजंक्शन ही है. ओके, कंजंक्शन का कंजंक्शन ही है. ओके, वेयरएज आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या था? P conjunction P, answer is P only. P disjunction P, answer is P only. Okay, so just now we have done with the four laws. Okay, this one is the four laws. First one is idempotent, commutative, associative, distributive. Okay, now let's see what is the De Morgan's law. अब De Morgan's law क्या होता है? देखिए नेगेशन है, ब्रैकेट के अंदर है P कंजंक्शन Q. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे विद दिस नेगेशन साइन, सो इट विल बी नेगेशन P. नेगेशन ऑफ कंजंक्शन इज डिसजंक्शन एंड देन नेगेशन Q. तो हम लोग ने क्या किया? ये जो नेगेशन है वो P को भी दिया, ये कंजंक्शन को भी दे दिया और ये Q को भी दिया. सो नेगेशन P, it will be negation P only. Negation of conjunction, it will be disjunction.
एंड नेगेशन ऑफ P विल बी एज इट इज नेगेशन P. सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे डिसजंक्शन के लिए अप्लाई करें. यू ऑल कैन सी योर negation in a bracket P disjunction Q. Let's open the bracket with this negation. So we have to distribute this negation sign with P. So it will be negation P. Negation of disjunction, it will be conjunction. Negation of Q, it will be negation Q only. So this is nothing but the De Morgan's law. So you all have to remember this all laws, okay? Because now the next exercise is completely based on this laws only. ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लॉ दैट इज आइडेंटिटी लॉ. अब ये आइडेंटिटी लॉ क्या होता है देखिए. अब यहाँ पे यू कैन सी दैट P कंजंक्शन T. T इज नथिंग बट द ट्रूथ वैल्यू जो होता है ना हम लोग का T वो. ओके ट्रू के लिए ट्रूथ वैल्यू T लिखते हैं हम लोग वही. सो P कंजंक्शन T इट इज P. P कंजंक्शन F इट इज F. नाउ प्लीज लिसन दिस केयरफुली. P कंजंक्शन T तो P, लेकिन जब F आता है तो F ही लिखना होता है. तो वैसे जब T है तो P, जब F है तो F ही. डिसजंक्शन में देखिए क्या है, P डिसजंक्शन F. F है तो P. देखिए डिसजंक्शन में F है तो P. P डिसजंक्शन T. डिसजंक्शन में T का T ही रहेगा. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे देखिए कंजंक्शन में P कंजंक्शन T है तो P आता है, पर यहाँ पे वैसे नहीं होता है. वहाँ पे क्या है, P डिसजंक्शन T के वक्त T है, P कंजंक्शन F के वक्त F है, लेकिन यहाँ पे डिसजंक्शन में P डिसजंक्शन F है तो P. ओके दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. अब नेक्स्ट है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है देखिए यहाँ पे. अब यहाँ पे मैंने एक P लिया कंजंक्शन, P का कॉम्प्लीमेंट तो नेगेशन P ही होगा, बराबर है. सो P कंजंक्शन नेगेशन P इज नथिंग बट F. ओके और वैसे ही अब हम लोग ने ये कंजंक्शन के लिए किया. सो लेट्स सी फॉर द डिसजंक्शन. P डिसजंक्शन नेगेशन P है तो T. सो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, P का कॉम्प्लीमेंट नेगेशन P, लेकिन कंजंक्शन के वक्त वो F देगा और डिसजंक्शन के वक्त आपका आंसर T ही रहेगा. ओके सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ. नेक्स्ट लॉ इज एब्जॉर्प्शन लॉ. देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, P डिसजंक्शन इन अ ब्रैकेट P कंजंक्शन Q. ओके इसका आंसर है आपका एब्जॉर्प्शन के लिए P. लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या था, P डिसजंक्शन था, अब P कंजंक्शन है. ब्रैकेट के अंदर P कंजंक्शन Q था, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर P डिसजंक्शन Q है, तो इसका आंसर भी P. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपका आंसर इज इक्विवेलेंट टू P ओनली. ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडीशनल लॉ. अब कंडीशनल लॉ क्या होता है, P इम्प्लाइज Q, दैट इज नेगेशन P डिसजंक्शन Q. तो आपको याद रखना है कंडीशनल लॉ में P इम्प्लाइज Q होता है नेगेशन P, यानी ये जो भी P रहेगा वो नेगेशन में हमें लिखना होता है. इम्प्लाइज की जगह हम लोग डिसजंक्शन लिखेंगे और Q का वैसे ही Q रखना है हमें. सो दिस इज नथिंग बट कंडीशनल लॉ. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस लॉ बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस लॉज ओनली. नेक्स्ट है हम लोग का बाई कंडीशनल लॉ. आप देख सकते हो यहाँ पे बाई कंडीशनल लॉ क्या है. बाई मतलब हमें पता है ये सिंबल होता है बाई कंडीशनल के लिए, दोनों तरफ एरो आता है. सो P बाई कंडीशनल Q. तो ये क्या होता है कि P implies Q and Q implies P, and this can be written as negation P disjunction Q conjunction negation Q disjunction. ओके तो अभी जो हम लोग ने यहाँ पे किया ना P इम्प्लाइज Q, देखिए P इम्प्लाइज Q के लिए आंसर क्या था, नेगेशन P डिसजंक्शन Q, तो वो ही लिखा हम लोग ने. तो ये जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन नहीं लिखा, तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा ना हमें. तो पहला जो टर्म है ना यहाँ पे Q है, तो Q को यहाँ पे आपको नेगेशन में लिखना होगा. ओके इम्प्लाइज की जगह आपको डिसजंक्शन लिखना होगा. आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट रहता है ना वो एज इट इज़ लिखना होता है. सो दिस इज नथिंग बट द बाई कंडीशनल लॉ. सो योर वी आर डन विथ ऑल दी laws. Okay now let's do the sums based on this laws. Okay now let's solve the sums based on those laws. Okay here the laws are also known as rules. Okay so here the question says that write the negation of the following with justification using the rules. Okay so the first here the statement pattern given is P disjunction Q conjunction in the second bracket Q disjunction negation R. Okay so let's solve this part.
So we have to write the negation of the statement pattern na. So I'll put negation ka symbol and then the statement pattern will write. See you. This given statement pattern I'm writing in a rectangle bracket just because I have to put a negation sign before this bracket. Okay, now let's solve this part. Okay, so here we'll make use of equivalent symbol. Let's open this rectangle bracket with this negation. So this negation sign will get distributed with the first bracket. It will get distributed with the conjunction also and with the second bracket. So here the second step will be like negation of P disjunction Q. Okay, we all know negation of conjunction is disjunction, correct? And then negation of the second bracket. Okay, now again in the next step we have to open the bracket with this negation sign. So it will be negation P, negation of disjunction will be conjunction, and then negation Q. This disjunction will be as it is. Again we have to open this bracket with this negation sign. So it will be negation Q, negation of disjunction will be conjunction, and negation of negation R will be R, correct? So in both these steps now we have applied De Morgan's law. Okay, so here the next step will be like, okay, here what I can do, I can इंटरचेंज दिस टू टर्म्स, यानी कि जो पहला नेगेशन पी है उसकी जगह मैं ये नेगेशन क्यू लिख देती हूँ. कंजंक्शन विल बी एज इट इज़ एंड नेगेशन पी मैं बाद में लिख रही हूँ. आई हैव जस्ट इंटरचेंज दिस टू टर्म्स. ओके, तो ये जो था उसे मैंने इंटरचेंज करके ऐसे लिखा, दिस इज डिसजंक्शन एंड दिस टर्म एज इट इज़. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ब्रैकेट यहाँ पे डालना था, बस मैं आपको फोकस दिलाना चाहती हूँ कि मैं ये दो टर्म्स को यहाँ पे इंटरचेंज करूँ, इसके लिए मैंने ब्रैकेट डाला. तो आप ब्रैकेट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इन दोनों के लिए भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट. तो यहाँ पे नहीं डालो तो भी चल जाएगा. ओके, तो मैंने यहाँ पे बस इंटरचेंज किया है टर्म्स को, मतलब नेगेशन पी को बाद में लिखा, पहले नेगेशन क्यू को लिखा. तो ये जो टर्म्स का इंटरचेंज होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ. तो अभी हम लोग ने ये सभी लॉस किए हुए हैं. ओके, नाउ अब मैंने ये क्यों ऐसे इंटरचेंज किया, बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में नेगेशन क्यों कॉमन है, बराबर है. तो देखिए मैं इधर भी ब्रैकेट डाल देती हूँ ऐसे, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों भी ब्रैकेट में फर्स्ट जो आपका टर्म है वो नेगेशन क्यू है, नेगेशन क्यू है. तो इजीली आप यहाँ से नेगेशन क्यू को कॉमन ले सकते हो. और नेगेशन क्यू के साथ देखो दोनों तरफ यहाँ पे कंजंक्शन है, तो उसे भी हमें लेना है बाहर. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इट विल बी दिस ना, नेगेशन पी डिसजंक्शन बराबर है कंजंक्शन. ये तो ऑलरेडी हम लोग का बाहर है कंजंक्शन, तो ये डिसजंक्शन आ रहेगा. देखिए यहाँ पे मैं वापस बताती हूँ, नेगेशन क्यू हम लोग ने कॉमन लिया, उसी के साथ नेगेशन क्यू के साथ ये कंजंक्शन भी लिया. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, नेगेशन पी देन डिसजंक्शन बराबर है, और ये डायरेक्टली आर लिखना है. ओके, बिकॉज हम लोग ने जो बाहर लेके गए हैं टर्म्स कॉमन लेने के लिए, तो वो ये रहा कॉमन टर्म्स. नेगेशन क्यू कंजंक्शन हम लोग ने लिया, तो जो बचे हैं वो नेगेशन पी था, डिसजंक्शन था, और ये सिर्फ आर था ऐसे. ओके, अभी आप बोलोगे कि यहाँ से भी तो हम लोग नेगेशन क्यू कॉमन ले सकते थे, लेकिन कॉमन लेने के लिए आपका पोजीशन दोनों का सेम होना चाहिए था. तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेशन क्यू सेकेंड पोजीशन पे था, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू फर्स्ट पोजीशन पे था. तो हमें वैसे नहीं, हमें दोनों का पोजीशन सेम करना था, इसके लिए मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया और फिर मैंने यहाँ से उन्हें कॉमन ले लिया. इज इट क्लियर? तो ये जो हम लोग कॉमन लेते हैं ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ। तो कुछ अगर कोई टर्म हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। अगर कोई टर्म कॉमन लेते हैं तो उसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हैं। लेकिन ये जब नेगेशन साइन आता है, सो आप बोलोगे कि नेगेशन साइन तो हम लोग ने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता था क्या? नहीं, साइन जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं बोलते उसे। जब भी आपका कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है या कोई टर्म कॉमन निकलता है तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो ये जहाँ पे नेगेशन इसके साथ ओपन हुआ ये ब्रैकेट के साथ, तो उसे डी मॉर्गन्स लॉ ही बोला जाता है। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज P implies Q डिसजंक्शन आर। तो इसमें भी हमें वही करना है, क्या करना है, इसका नेगेशन लिखना है यूजिंग द रूल्स। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसमें ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट पैटर्न को लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस रेक्टेंगल ब्रैकेट। तो उसके साथ ये नेगेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा इन अंदर के टर्म्स के साथ। सो इट विल बी नेगेशन P implies Q, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन विल बी कंजंक्शन नेगेशन R। तो आप देख रहे हो कि मैंने नेगेशन ये ब्रैकेट के साथ मतलब ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, वही नेगेशन ये डिसजंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो तभी ये कंजंक्शन बना, और नेगेशन ये R के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नेगेशन R रहा। तो जब भी हम लोग ऐसे नेगेशन साइन ब्रैकेट के साथ ओपन करते हैं, बराबर है, ये नेगेशन साइन जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मैंने नेगेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो यहाँ पे बराबर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में यही होता है कि आपको ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेगेशन साइन को अंदर के सभी टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेगेशन P इम्प्लाइज Q, हमें पता है नेगेशन P इम्प्लाइज Q क्या होता है, ये एक लॉ था हम लोग का, बराबर है, कंडीशनल लॉ था। वो क्या था, P कंजंक्शन नेगेशन Q कंजंक्शन नेगेशन R। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेगेशन P इम्प्लाइज Q इज नथिंग बट P कंजंक्शन नेगेशन Q। इज इट क्लियर? देखिए मैंने क्या किया, नेगेशन P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन नेगेशन R, यही क्या होता है, P कंजंक्शन नेगेशन Q, कंजंक्शन विल बी एज इट इज नेगेशन R। बस अब देखोगे तो इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज ये ब्रैकेट भी ओपन करूँ तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ना ही कुछ कॉमन निकल रहा है, बराबर है। तो बस ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ योर द थर्ड सम इज P कंजंक्शन इन अ ब्रैकेट Q डिसजंक्शन R। तो अगेन हमें इसका नेगेशन बोला है करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या करें, नेगेशन सिंबल लिखते हैं, ये जो भी स्टेटमेंट पैटर्न उसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, बराबर है। अब ये ब्रैकेट हमें ओपन करना पड़ेगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करो तो ये नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके साथ। सो इट विल बी नेगेशन P, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन इज डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ दैट ब्रैकेट दैट इज Q डिसजंक्शन R, बराबर है। तो हम लोग ने ये नेगेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जब भी नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, बराबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेगेशन P तो वैसे ही रहेगा, डिसजंक्शन भी वैसे रहेगा। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ये नेगेशन के साथ, तो नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज कंजंक्शन नेगेशन R। अब देखिए आप यहाँ पे भी नेगेशन ये ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अगेन जहाँ जहाँ ब्रैकेट के साथ नेगेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उधर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे जो लॉ अप्लाई हो रहे हैं दोनों भी स्टेटमेंट में वो डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे हम लोग कुछ सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ से ना कुछ कॉमन निकल रहा है, बराबर है, और अभी तो ब्रैकेट भी हम लोग के हट चुके हैं तो ना ही कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो this is the final answer. Okay, now the next question is P conjunction Q implies negation P disjunction R। तो अभी इसका भी हमें नेगेशन बोला है करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, क्या करें, नेगेशन लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न को नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, ये रहा। अब लेट्स ओपन द ब्रैकेट। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करें तो नेगेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ
अब देखिए हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ पे इम्प्लाइज है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेशन नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग का लॉ है वो अप्लाई कर लेते हैं, ये यानी कि ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि P वैसे ही है, तो इसके लिए ये ब्रैकेट मैंने वैसे लिखा। देखिए मैंने यहाँ पे नेगेशन लिखा था तो वो मैंने इरेज कर दिया, बिकॉज इम्प्लाइज है तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, करेक्ट। सो उसमें क्या होता है कि P का P वैसे ही रहता है, तो देखिए P यानी ये मेरा पहला ब्रैकेट है, ये मैंने एज इट इज़ लिखा। फिर ये इम्प्लाइज की जगह क्या लिखना होता है, हमें कंजंक्शन लिखना है। फिर कंजंक्शन लिखने के बाद हमें नेगेशन ऑफ Q, तो मैं नेगेशन लिख दूँगी और ये फिर ब्रैकेट लिख दूँगी। इज इट क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हम लोग का पहला जो ब्रैकेट है ये हम लोग P कंसिडर करें और सेकेंड ब्रैकेट को Q, तभी जाके ये ऐसे बनेगा ना, P इम्प्लाइज Q। तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है कि P एज इट इज़ लिखो, तो P यानी ये पहला ब्रैकेट मैंने एज इट इज़ लिखा, इम्प्लाइज की जगह कंजंक्शन लिख दो तो कंजंक्शन लिख दिया, फिर नेगेशन Q होता है मतलब नेगेशन ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट, तो ये रहा हम लोग का, बराबर है। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा, इसमें ना ही कुछ सॉल्व हो रहा है अभी ये फर्स्ट ब्रैकेट में, तो उसे वैसे रखा। ये कंजंक्शन एज इट इज़, नेगेशन साइन ये ब्रैकेट के साथ ओपन अप कर लेते हैं, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन इज P ओनली ना, देन नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन विल बी कंजंक्शन एंड नेगेशन R। आ रहा है समझ में आपको? तो इसे भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ नेगेशन साइन ये ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया ना, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साथ, यानी डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अब ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब आप देखिए इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ कि ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें मैं इंटरचेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो इंटरचेंज कर लूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ओके। देन कंजंक्शन, फिर ये मैं इसे एज इट इज़ लिख देती हूँ। तो मैंने क्या किया, टर्म्स को इंटरचेंज किया। तो टर्म्स को जब भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, है कि नहीं। मैंने स्वैप किया P और Q को, P की जगह Q लिखा, Q की जगह P लिखा, टर्म्स को इंटरचेंज किया, यानी कम्यूटेटिव लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम लोग क्या करें, ये जो फर्स्ट दो के लिए ब्रैकेट है वही मैं यहाँ पे इन दो के लिए डाल देती हूँ, यानी Q कंजंक्शन P, कंजंक्शन P, कंजंक्शन नेगेशन R। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स के लिए था ना, अब मैं यहाँ पे ये दो टर्म्स के लिए ब्रैकेट डाल देती हूँ। अब देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने दोनों से ब्रैकेट निकाल के आपको सिंपली लिख के बताया था, Q कंजंक्शन P, कंजंक्शन P, कंजंक्शन नेगेशन R। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दो के लिए ब्रैकेट था ना, तो वो मैंने निकाल के मैंने यहाँ पे ये P और ये P को ब्रैकेट में डाल दिया, ओके। तो हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट दो से हटा के हम लोग सेकेंड और थर्ड के लिए अप्लाई करें। तो ब्रैकेट जहाँ पे ऐसे अप्लाई होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं ना। अब ये तो मैंने पर्पसली यहाँ पे ऐसे किया बिकॉज हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, क्यू वैसे ही रहेगा, कंजंक्शन, ये ब्रैकेट का आंसर तो P होता है ना, यही तो आइडेम्पोटेंट लॉ था, कंजंक्शन नेगेशन R। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी आइडेम्पोटेंट लॉ। इज इट क्लियर? तो मुझे आइडेम्पोटेंट लॉ के लिए ये दोनों साथ में चाहिए थे ना, इसके लिए मैंने ये फर्स्ट टू टर्म्स के लिए जो ब्रैकेट था वो मैंने सेकेंड थर्ड के लिए ब्रैकेट डाल दिया, तो इसका आंसर P बना बाई आइडेम्पोटेंट लॉ। सो बस ये हम लोग का फाइनल आंसर, इसके आगे हम लोग कुछ सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, सो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ओके, नाउ योर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ देन नहीं लिखना है, मतलब हमें यही स्टेटमेंट को लिखना है बट विदाउट यूजिंग दिस इफ देन। इज इट क्लियर? ओके, यानी कि हमें ये इफ देन लिखे बिना ये स्टेटमेंट लिखना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि P स्टेटमेंट क्या है। तो P स्टेटमेंट यानी ये ना, अ मैन इज अ जज, तो यहाँ पे लिखते हैं अ मैन इज अ जज। तो Q स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ पे, ही इज ऑनेस्ट, ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट बन गया, ओके।
अब ये जो स्टेटमेंट है, इफ़ अ मैन इज़ अ जज देन ही इज़ ऑनेस्ट, ये स्टेटमेंट का हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. ओके, सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द symbolic form of the given statement is, तो if then है तो बराबर ये ऐसे होगा P implies Q, बराबर है. बट वी नो दैट P implies Q क्या होता है, इट इज़ इक्वेलेंट टू नेगेशन P डिसजंक्शन Q, बराबर है ना. सो अभी इसे ही हम लोग कैसे लिखेंगे, therefore the statement can be written as a man is not a judge. अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला था मैन इज़ अ जज, पर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, अ मैन इज़ नॉट अ जज. वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला हमें, नेगेशन में लिखना है ना. सो नेगेशन पी यानी अ मैन इज़ नॉट अ जज, डिसजंक्शन है तो यहाँ पे हमें और का यूज़ करना पड़ेगा. एंड क्यू लिखना है तो क्यू जैसे है वैसे, ही इज़ ऑनेस्ट और ही इज़ ऑनेस्ट. तो ये बन गया हम लोग का आंसर. लेट्स डू द नेक्स्ट सम. Now here the next question is, if 2 is a rational number then root 2 is irrational number. लेकिन क्वेश्चन वही है, क्या था, rewrite the following statement without using if then, यानी हमें ये if then लिखे बिना करना है. okay, so we don't have to write this if then. Let's start with the solution. Firstly we have to say let P, that is 2 is a rational number, correct. And Q, root 2 is irrational number, बराबर है. हमें पहले P स्टेटमेंट क्या है, Q स्टेटमेंट क्या है वो लिख देना है. देन द सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना होता है ना. देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इफ देन है तो बराबर ये ऐसे आएगा P इम्प्लाइज Q, बराबर है ना, ये ऐसे ही आएगा यहाँ पे. ओके, अब हमें पता है बट P इम्प्लाइज Q इज व्हाट, मतलब हमें इफ देन में नहीं लिखना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसे, P इम्प्लाइज Q के लिए नेगेशन P डिसजंक्शन Q, बिकॉज हमें बोला है इफ देन हमें रिमूव करना है ना, रीराइट विदाउट यूजिंग इफ देन, यानी ये इफ देन को निकालना है हमें. तो इफ देन निकालना है मतलब ये इम्प्लाइज निकालना है, तो इम्प्लाइज निकालना है तो उसे ऐसे ही लिखना होता है, नेगेशन P डिसजंक्शन Q. तो अभी ये फॉर्म में हमें गिवन स्टेटमेंट को लिखना है. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर. द स्टेटमेंट कैन बी written as 2 is not a rational number, और बिकॉज डिसजंक्शन है तो और Q लिखना है, Q है वैसे ही लिखेंगे, और रूट 2 इज इरेशनल नंबर. इज इट क्लियर. तो देखिए हमें ये जो हम लोग का अभी ये जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंगली हमें ये स्टेटमेंट को फ्रेम करना है. तो नेगेशन P है, मतलब जो भी P है वो नेगेशन में, नेगेटिव में आना चाहिए. तो P जो था वो 2 इज़ अ रैशनल नंबर बोला, अभी नेगेशन में तो 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर लिखना पड़ेगा, तो नॉट वर्ड आ गया. फिर यहाँ पे डिसजंक्शन है तो और आपको लिखना पड़ेगा, Q है तो Q का वैसे ही लिखना है, दैट इज़ रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर. सो ये हम लोग ने फ्रेम किया बराबर विदाउट यूजिंग इफ देन. ओके, now here the next question is, without using the truth table prove this. तो हमें ये प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग ट्रूथ टेबल यूज़ करके नहीं ये प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दोज लॉज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम. फर्स्टली विल राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है देखिए, P बाई कंडीशनल Q, बराबर है, जिसे डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं ये सिम्बॉल को.
दिस इज इक्वेलेंट, तो हमें पता है डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है कि P इम्प्लाइज टू Q एंड Q इम्प्लाइज टू P, बराबर है ना, ये तो हमें पता है इसका मीनिंग। दिस इज इक्वेलेंट, इसका फॉर्मूला तो हमें पता है कि नहीं, तो वो क्या है, नेगेशन P डिसजंक्शन Q, एंड देन यहाँ पे कंजंक्शन है वैसे ये बनेगा नेगेशन Q डिसजंक्शन P। तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला होता है कि ये नेगेशन P कराना होता है, इसकी जगह डिसजंक्शन और Q एज इट इज़। सेम चीज़ हम लोग ने यहाँ पे भी अप्लाई की, जो फर्स्ट है उसे नेगेशन में लिखा, इम्प्लाइज की जगह हम लोग ने डिसजंक्शन लिख के ये P लिखा। तो यहाँ पे जो लॉ अप्लाई हो चुका है वो है हम लोग का कंडीशनल लॉ, है कि नहीं, बिकॉज ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है इम्प्लाइज, जिसे हम लोग कंडीशनल भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ने कंडीशनल लॉ अप्लाई किया। एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस यूजिंग द लॉज, ओके। अब इसके आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आई कैन ईजिली टेक आउट द नेगेशन साइन कॉमन फ्रॉम दिस, बराबर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये ब्रैकेट से नेगेशन साइन बाहर ले लेती हूँ, तो ये P बनेगा, जो नेगेशन P था वो P बनेगा। जैसे मैंने नेगेशन साइन बाहर ली तो ये जो डिसजंक्शन है वो कंजंक्शन में कन्वर्ट होगा, और ये जो Q था वो नेगेशन Q में बनेगा। ये कंजंक्शन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, बिकॉज हम लोग सिर्फ ब्रैकेट से साइन निकाल रहे हैं बाहर। तो वैसे ये सेकेंड ब्रैकेट से नेगेशन साइन बाहर निकालो तो ये क्या बनेगा, Q नेगेशन बाहर निकालने की वजह से डिसजंक्शन का बनेगा कंजंक्शन, और ये P जो था वो बनेगा नेगेशन P। ओके, आप बोलोगे ये नेगेशन क्यों मैंने बाहर निकाला, बिकॉज देखिए हम लोग का राइट हैंड साइड की तरफ ये आंसर जाना चाहिए था ना। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था कि दोनों भी ब्रैकेट के पहले नेगेशन था, तो बस हम लोग ने इसके लिए ये जो ब्रैकेट है इनमें से हम लोग ने नेगेशन साइन बाहर निकाला, तो ये परफेक्टली हम लोग का राइट हैंड साइड बन गया। सो योर वी कैन सी दैट P double implies Q is equivalent to negation in a bracket P conjunction negation Q conjunction negation Q conjunction negation P, hence proved। हम लोग ने ये बराबर प्रूव कर दिया यहाँ पे, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड सम नाउ, ओके। यहाँ पे देखिए क्या स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है, नेगेशन इन अ ब्रैकेट P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन Q विच इज इक्वेलेंट टू नेगेशन P। तो हमें ये प्रूव करना है, बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, बट विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल। तो जब भी हमें ऐसे बोलते हैं कि विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल, सो विल मेक द यूज ऑफ दैट लॉज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड में तो बस एक ही टर्म है, वो है नेगेशन P, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ओके। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्विंग कैसे होगा, हमें ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ये ब्रैकेट इसके साथ ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा नेगेशन P, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज कंजंक्शन एंड देन नेगेशन Q। तो बराबर हम लोग का ये ब्रैकेट ओपन हो गया है यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे डिसजंक्शन वैसे ही रखा और ये सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़, तो मैंने नेगेशन साइन क्या की, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट की, तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गया, बराबर है। तो जब भी आपका नेगेशन साइन ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे डी मॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं, ओके। ये मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे सम्स में डी मॉर्गन्स लॉ ही स्टार्टिंग में आ रहा है, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए इसके आगे हम लोग क्या सॉल्व करें, तो फिर हमें सिर्फ नेगेशन P आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वी आर हैविंग द टू ब्रैकेट्स, और दोनों भी ब्रैकेट्स में फर्स्ट पोजीशन नेगेशन P है, तो लेट्स टेक आउट इट। सो नाउ लेट्स टेक इट कॉमन नेगेशन P। तो नेगेशन P के साथ देखिए आगे कंजंक्शन भी दोनों में है ना, तो वो बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचा, नेगेशन Q देन दिस डिसजंक्शन एंड देन दिस Q, बराबर है। तो मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन मतलब ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता है यहाँ पे, बराबर है। कोई चीज़ अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिर भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है, अगर कुछ कॉमन ले रहे हैं तो भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करते हैं हम लोग वहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद तो ये नेगेशन भी वैसे ही रहेगा, ये कंजंक्शन वैसे। अभी इसका आंसर तो हमें पता है वो है T, बिकॉज ये क्या है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे नेगेशन Q का कॉम्प्लीमेंट Q होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई हो गया, और यहाँ पे आंसर इज T। अब हमें पता है
कि नेगेशन पी कंजंक्शन टी, तो आंसर नेगेशन पी ही रहता है बिकॉज ये कौन सा है, ये तो हम लोग का यहाँ पे लॉ अप्लाई, आइडेंटिटी लॉ। सो देखिए हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड आ गया, तो हम लोग लिखते हैं अभी फाइनली is equivalent to negation P. Hence, proved. Okay, now here the next sum is, this is the last sum. Okay, so negation P conjunction Q is equivalent to, हमें बताना है P disjunction Q conjunction negation P. ओके तो हमें ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेकिन अभी तक हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू बिगिन आवर सॉल्यूशन बाय कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड ना। तो अभी तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं कंसीडर कर सकती, बिकॉज अगर मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया तो इसमें कुछ सॉल्विंग ही नहीं हो रहा है, तो आई कंसीडर योर राइट हैंड साइड। ओके तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन बाय कंसीडरिंग द राइट हैंड साइड, दैट इज पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन पी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। ओके अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें तो सबसे पहले मुझे इन दो टर्म्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब ये और ये नेगेशन पी, ब्रैकेट और ये नेगेशन पी को मैं इंटरचेंज कर लेती हूँ, तो ये बनेगा नेगेशन पी कंजंक्शन देन दिस ब्रैकेट। करेक्ट है, मैंने टर्म्स को इंटरचेंज किया, टर्म्स को इंटरचेंज किया मतलब कौन सा लॉ अप्लाई करूँ मैं यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ। ओके अब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ आ गया। अब कम्यूटेटिव लॉ हो गया, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट के बाहर है नेगेशन पी कंजंक्शन, ये ब्रैकेट के साथ ओपन करते हैं, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साथ इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ये, तो नेगेशन पी कंजंक्शन पी, दिस डिसजंक्शन विल बी एज इट इज, सिमिलरली नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू। अब देखिए मैंने क्या किया, नेगेशन पी कंजंक्शन पी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये फर्स्ट ब्रैकेट मिला, वैसे ही नेगेशन पी कंजंक्शन मैंने क्यू के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये, और ये जो डिसजंक्शन था वो तो मैंने दो ब्रैकेट के बीच में लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया ना, बिकॉज आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द टर्म, तो ये बन गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो ये एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसका आंसर एफ है, डिसजंक्शन नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई हो गया। ओके अब कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट के बाद तो बराबर ये मतलब एफ आंसर मिला, मतलब ये ऑफकोर्स आंसर यही है हम लोग का आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करके। सो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी लॉ। तो याद रखिए आप कॉम्प्लीमेंट को हमेशा फॉलो करता है आइडेंटिटी लॉ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लॉ आएगा ही आपका। सो हमें ये बराबर मिल गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज हम लोग ने राइट हैंड साइड से बिगिन किया था, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिखते हैं नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू इज इक्वेलेंट टू पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन पी, दैट्स इट, and hence proved. Here you have to see hence proof. That's it. Thank you so much. Like, share and subscribe to my channel.